हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल का मीनिंग होता है जो चीजें हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं, प्रोवाइडेड बाय नेचर, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल। और रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? यूजफुल थिंग्स। जो भी चीजें हमारे यूज की हैं, यूजफुल है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का कंबाइंड मीनिंग अगर हम निकालें, कंबाइंड डेफिनेशन अगर हम देखें, तो वो क्या होगी? नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर फॉर सर्वाइवल एंड यूज ऑफ लिविंग बीइंग्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर प्रोवाइड करता है लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए और उनके यूज के लिए। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल हैं और लिविंग बीइंग्स के यूज के लिए भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें जो नेचुरल हैं और लिविंग बीइंग्स के यूज के लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में देखिए आप, ये जो सन है, क्या ये अर्थ पे है? क्या ये सन अर्थ पे प्रेजेंट है? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? सन इज नॉट ऑन अर्थ, राइट। लेकिन एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, ये सब कहाँ पे हैं? अर्थ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड आर ऑन अर्थ, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम वही रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो अर्थ पे प्रेजेंट है, लाइक एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एटसेट्रा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में बच्चों हम 3 मेजर रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं। और वो 3 मेजर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एयर, वाटर एंड लैंड। ये 3 मेजर नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ पे, राइट। तो एक बार हम इनको जरा शॉर्ट में देख लेते हैं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे ही सही। तो पहले डिस्कस करते हैं अबाउट एयर। ये देखिए, ये क्या है? अर्थ। अर्थ को चारों तरफ से किसने कवर कर रखा है? एयर ने। तो ये जो एयर है जिसने अर्थ को हर तरफ से एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो ये एयर का ब्लैंकेट है, इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, राइट। अब हम बात करते हैं वाटर की। हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका 75% किसने कवर कर रखा है? वाटर ने। कितना ज्यादा अमाउंट में वाटर है अर्थ सरफेस पे, राइट। कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि इतना ज्यादा अमाउंट में वाटर है अर्थ पे। प्रूफ देख लीजिए, ये क्या है? अर्थ। ये लैंड पीस है, ये भी लैंड पीस है और ये भी लैंड पीस है। लेकिन जो ये बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, ये क्या है? ये किसको शो कर रहा है? वाटर को। तो यहीं पे देख लीजिए कितना ज्यादा अमाउंट में वाटर है अर्थ पे। और वो ज्यादा अमाउंट कितना है? 75%। और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर भी होता है अर्थ पे। ये अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पे? देखिए, ये लैंड पीस है, इसको हम अगर डिग करेंगे, खोदेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वाटर। तो ये जो वाटर है जो अर्थ के अंदर है, उसे हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वेल और ट्यूबवेल। कुएं में से हम जो पानी निकाल के यूज करते हैं वो कौन सा वाटर होता है? अंडरग्राउंड वाटर। सिमिलरली गांव
में जो ट्यूबवेल्स लगे होते हैं वो कौन सा वाटर यूटिलाइज करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे ये जितना भी वाटर है ओशियंस की फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में, इस वाटर को एक टर्म दी जाती है हाइड्रोस्फीयर। तो ये हाइड्रोस्फीयर किसे रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। तो हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ in different forms like oceans, rivers, lakes, ponds, underground water। जितना भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ओशियंस की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। राइट। तो अब हम बात करते हैं लैंड की। लैंड क्या है? ये रही लैंड, ये रही लैंड, ये रही लैंड। क्या है लैंड? सबको पता है, जहां हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, वो क्या है? लैंड है। लैंड के लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, लिथोस्फीयर। कौन सी टर्म यूज करते हैं? लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का जो आउटरमोस्ट पार्ट है, आउटरमोस्ट सरफेस है, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर और लैंड। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एयर, वाटर और लैंड का इंट्रोडक्शन। राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों टर्म्स हैं, एयर, वाटर और लैंड, ये किसको सपोर्ट करती हैं? लाइफ को। लाइफ को सपोर्ट करती हैं ये तीनों चीजें, क्योंकि जो एयर है उसे हम ब्रीथ करते हैं। एयर में ऑक्सीजन होती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है। वाटर, वाटर के बिना भी हम नहीं रह सकते, ये भी हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंड, लैंड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लैंड के ऊपर ही तो रह रहे हैं। तो एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों किसको सपोर्ट कर रही है? हमारी लाइफ को। तो जितनी भी चीजें एक्स वाई जेड, जितनी भी चीजें लाइफ को सपोर्ट करती हैं, उसे हम एक टर्म देते हैं, और वो टर्म क्या है? बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। क्यों? देखिए, इसमें ये क्या टर्म आ रही है? बायो। और बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइफ। क्या मीनिंग होता है बायो का? लाइफ। अब क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि बायो का मीनिंग क्या है। राइट। तो अब अगर हम बायोस्फीयर की डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? ध्यान से देखना। एवरीथिंग on earth that is related to existence of life on earth forms biosphere। हर वो चीज, अर्थ की हर वो चीज जो लाइफ की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, वो क्या बनाती है? बायोस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, एयर, वाटर एंड लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट। एयर, वाटर एंड लैंड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, अभी हमने देखा। प्लांट्स भी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स को खा के जिंदा रहते हैं। एनिमल्स भी अदर एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और फॉरेस्ट भी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? बायोस्फीयर। राइट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये दोनों एग्जाम्पल्स अलग अलग क्यों लिखे हैं? कोई तो रीजन होगा, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। देखिए, एयर, वाटर और लैंड, ये कैसे कंपोनेंट्स हैं? ये नॉन लिविंग है। राइट। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सभी क्या हैं? लिविंग है। तो ये क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स हैं। राइट। तो बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। और इन कंपोनेंट्स को एक टेक्निकल टर्म्स भी दी जाती हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, और लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग।
एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं जैसे एयर, वाटर, लैंड, और बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फॉरेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स एयर। अभी तक हमने एयर के बारे में क्या डिस्कस किया है कि जो एयर है उसने हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह हर तरफ से कवर किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एयर क्या है, एयर किससे बनी हुई है? तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ मैनी गैसेस। हमारे आसपास जितनी भी एयर है वो किससे मिलके बनी हुई है? बहुत सारी डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी हुई है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन गैसेस के जिससे मिलके हमारी एयर बनी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में, बट एक्चुअली वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती हैं, इसलिए हम उन्हें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये एयर का मेजर पोर्शन कवर करती है अराउंड 78%, और ऑक्सीजन सेकंड मेजर पोर्शन है एयर का अराउंड 21%। अब बचा कितना परसेंट? 1%। उसमें ये जितनी भी गैसेस हैं बाकी की वो आ जाती हैं, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। यहाँ पे देखिए ये जो कंपोजिशन है ये कंपोजिशन यूनिक है। कैसी है? यूनिक है अर्थ पे, यूनिक टू अर्थ। ओनली अर्थ पे ही ये कंपोजिशन प्रेजेंट होता है एयर का। इसीलिए जो लाइफ है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ। ओनली अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा आपने कभी सुना है कि किसी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर का ये कंपोजिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वीनस एंड मार्स, यहाँ पे भी एयर तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो एयर है, वहां पे मैक्सिमम परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो भी कितना परसेंट है? 95 to 97%। इतना ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एयर में। इसीलिए वीनस और मार्स पे या किसी भी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो हमें आंसर मिला कि एयर क्या है, एयर की कंपोजिशन क्या है, किससे एयर बनी है। लेकिन अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने एयर को नेचुरल रिसोर्स कहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए और उनके यूज के लिए होते हैं। इसका मतलब एयर का भी कुछ इंपॉर्टेंस होगा, एयर की भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी जिसकी वजह से इसे हम नेचुरल रिसोर्स कह रहे हैं। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एयर। जब भी हम एयर के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे माइंड में आती है ब्रीथिंग। कौन सी एप्लीकेशन आती है? ब्रीथिंग। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सभी में ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, और केवल ह्यूमन बीइंग्स में नहीं बल्कि अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं सभी में ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। और ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? 2 प्रोसेस। कौन कौन से? इनहेल और एक्सहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है? ब्रीथ इन, और एक्सहेल का मीनिंग होता है ब्रीथ आउट। ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये दोनों प्रोसेस सभी एनिमल्स में होते हैं, लेकिन इन दोनों प्रोसेस में जो गैस कंज्यूम होती है या फिर जो गैस रिलीज होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं। कैसे?
जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम एयर में से कौन सी गैस कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन। और जब भी हम एक्सहेल करते हैं तब हम एयर में कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि अर्थ पे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनिमल्स हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो जब इतने सारे एनिमल्स मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो एयर में जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाना चाहिए, ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स मिलके ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और केवल ये ब्रीथिंग का प्रोसेस ही नहीं है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग प्रोसेस में भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फिर तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम हो रही है। लेकिन आपको ये जान के शॉक लगेगा कि ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन का अमाउंट ना तो कभी चेंज हुआ था, ना कभी चेंज हुआ है और ना ही कभी चेंज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी पहले बहुत कम था, आज भी बहुत कम है और आगे भी बहुत कम ही रहेगा। बट अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ पे इन दोनों प्रोसेस के अपोजिट और भी प्रोसेस होते हैं और वो प्रोसेस, मेजर प्रोसेस जो होता है इनके अपोजिट, वो होता है किसमें? प्लांट्स में। कैसे? प्लांट्स में बच्चों एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? ये जो प्लांट्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। होता है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब सनलाइट होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके उसे फूड में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हो रहा है प्लांट्स में? प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये प्रोसेस किसका अपोजिट है? इन दोनों प्रोसेस के अपोजिट है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है और वो एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शेल्स। ये शेल है, ये कौन बनाता है? जो मैराइन एनिमल्स होते हैं। कौन से एनिमल्स? मैराइन एनिमल्स। मैराइन एनिमल्स कौन से होते हैं? जो सी में एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैराइन एनिमल्स। ये जो मैराइन एनिमल्स होते हैं ये शेल बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है माइंड में कि शेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं और मैराइन एनिमल्स इन्हें बनाते हैं। बट इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कंज्यूम हो रही है? नहीं आ रहा ना समझ में? तो देखिए इसका आंसर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बनता है। तो आगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हो गई ना, यूज यहाँ पे। ये दोनों प्रोसेस कौन से हैं? जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हो रही है और इन्हीं प्रोसेस की वजह से एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कभी इंक्रीज नहीं होता। और यहाँ पे देखिए एनिमल्स और प्लांट्स में देखिए इनकी रिलेशनशिप कौन सी होती है? गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप होती है। एनिमल्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो प्लांट्स एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके,
तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन ऑफ एयर में फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एयर ब्रीथिंग कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एयर और वो है क्लाइमेट कंट्रोल। एयर अर्थ के क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करती है? मतलब क्या है इसका कि जो एयर है वो अर्थ के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को डिसाइड करती है, टेम्परेचर लिमिट को डिसाइड करती है। कैसे? उसके लिए देखिए यहाँ पे ये क्या है? सन, ये है मून और ये अर्थ है। सन से मून और अर्थ अप्रोक्सीमेट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अप्रोक्सीमेट इक्वल डिस्टेंस है मून और अर्थ का सन से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? Distance between sun and earth is approximate equals to distance between sun and moon. It means जब सनलाइट आती है तो वो मून और अर्थ पे इक्वली फॉल होगी, इट मीन्स जो मून है और जो अर्थ है वो दोनों इक्वल टेम्परेचर पे हॉट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अर्थ के इस वाले पार्ट पे तो सनलाइट है और इस वाले पार्ट पे नहीं है। सिमिलरली मून के भी इस वाले पार्ट पे तो सनलाइट है बट इस वाले पार्ट पे नहीं है। तो जिस पार्ट पे सनलाइट है वहां पे क्या हो रहा है? डे। और जिस पार्ट पे सनलाइट नहीं है वहां पे क्या हो रहा है? नाइट। जिस पार्ट पे सनलाइट है मून पे भी वहां पे क्या हो रहा है? डे। और जिस पार्ट पे नहीं है वहां पे क्या हो रहा है? नाइट। अब अगर हम इनके टेम्परेचर की बात करें कि मून और अर्थ का टेम्परेचर सेम होना चाहिए क्योंकि सनलाइट इक्वली फॉल हो रही है दोनों पे, दोनों का डिस्टेंस सन से सेम है तो ये दोनों इक्वली हॉट होने चाहिए। लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर नोट करेंगे तो अर्थ पे डे टाइम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली अगर मून की बात करें तो मून पे डे टाइम का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? यू कांट इमेजिन, इतना ज्यादा होता है, इतना हाई होता है, अप्रोक्सीमेट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट का टेम्परेचर कितना होता है ये भी आप कभी सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा लो होता है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अर्थ और मून के डे और नाइट के टेम्परेचर में जमीन और आसमान का अंतर है ना? क्योंकि डे टाइम में अर्थ पे ओनली 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है बट मून पे तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिमिलरली अर्थ पे नाइट का मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ओनली, बट मून पे -190 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ के पास ब्लैंकेट ऑफ एयर है। क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये केवल हमारी अर्थ के पास है। मून पे एटमॉस्फेयर नाम की कोई चीज नहीं होती है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है। एटमॉस्फेयर क्या है? एयर का ब्लैंकेट है। और हम जानते हैं कि जो एयर है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। क्या होती है एयर? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब क्या होता है कि जो एयर है वो हीट को इजीली पास ऑन नहीं होने देती है। मतलब ये एयर है और यहां से कोई हीट आ रही है तो जितनी हीट आ रही है उतनी की उतनी हीट इस एयर की लेयर से पास ऑन नहीं होगी, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पास ऑन होगी।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डे टाइम में जब सनलाइट आ रही है तो ये जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर की लेयर है, ये पूरी की पूरी हीट को अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर लेट्स इन ओनली सम ऑफ सन्स हीट टू अर्थ। एटमॉस्फेयर लिमिटेड हीट को ही, लिमिटेड सन्स हीट को ही अर्थ तक पहुंचने देती है। ओके, क्यों? इसका रीजन है एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो हुई कब की बात, डे टाइम की बात, कि डे टाइम में टेम्परेचर कैसे कंट्रोल हो रहा है। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, रोटेट करती है, तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये टर्न होके इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। इसका मतलब अब इस वाले पार्ट पे डे हो जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट। नाइट में कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है, नाइट में तो सनलाइट चली गई, नाइट में तो सनलाइट चली गई ना, तो फिर टेम्परेचर नाइट का, अर्थ का और मून का इक्वल क्यों नहीं है। तो देखिए, अगेन देयर इज अ रीजन, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितनी हीट अंदर आई है अर्थ के, जितनी भी हीट अंदर आ पाई है अर्थ के, वो सारी की सारी हीट क्या एस्केप हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि एयर तो बैड कंडक्टर है हीट का, ये पूरी की पूरी हीट को एस्केप नहीं होने देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रात में क्या हो रहा है, एट नाइट atmosphere does not let all the heat escape from earth। नाइट में एटमॉस्फेयर हीट को, पूरी की पूरी हीट को एस्केप नहीं होने देता अर्थ से, अर्थ सरफेस से। इसलिए नाइट में भी अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, मून की तरह इतना ज्यादा लो नहीं हो जाता। ओके, तो हुआ क्लियर कि एयर क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल कर रही है, कैसे टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है डे और नाइट के। ये हुई हमारी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एयर कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एयर, विंड। विंड क्या होती है, विंड इज जनरली द मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, विंड। और ये जो मूवमेंट होता है एयर का, कई बार तो इतना अच्छा होता है, एकदम जेंटल ब्रीज की फॉर्म में होता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बार एक वाइल्ड स्टॉर्म की फॉर्म में होता है, आंधी तूफान की फॉर्म में होता है ना। कई बार तो हमें हवा बहुत अच्छी लगती है और कई बार एकदम आंधी तूफान आ जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो हवा है, ये जो विंड है, ये क्यों चल रही है, ये क्यों ब्लो हो रही है, क्या रीजन है इसका कि ये हवा चल रही है। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में हम एक बीकर लेंगे जिसके अंदर एक कैंडल है, और इस कैंडल के जस्ट ऊपर, स्ट्रेट जस्ट ऊपर हम यहाँ पे एक इंसेंस और अगरबत्ती रखेंगे। अगरबत्ती क्या होती है सबको पता होगा, पूजा में, प्रेयर्स में यूज करते हैं इसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने ये कैंडल रखी है, उसके जस्ट ऊपर ये इंसेंस रखी है। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जो इंसेंस का स्मोक है, ये जो इंसेंस का स्मोक है, ये स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या नोटिस करेंगे कि जो इंसेंस का स्मोक है वो स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि ये स्मोक किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता था ना, इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो फ्लेम है, ये जो कैंडल का फ्लेम है, ये कैसा है, हॉट। तो इसके आसपास जितनी भी एयर होगी वो कैसी होगी,
हॉट, इट मीन्स बाकी की जो एयर है वो इसके कंपेयर में कैसी होगी, कोल्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एयर अराउंड फ्लेम बिकम्स हॉट। फ्लेम के अराउंड जो एयर है वो कैसी हो जाती है, हॉट हो जाती है, क्योंकि फ्लेम कैसा है, हॉट है। अब ये जो हॉट एयर है ये एक्सपैंड होती है, फैलती है और लाइट हो जाती है। कैसी हो जाती है, लाइट, हल्की हो जाती है कोल्ड एयर के कंपेयर में। तो जब ये हॉट एयर लाइट हो जाती है तो ये कैसे मूव करती है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करती है। और जब ये एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, ये हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, तो ये अपने साथ में जो इंसेंस का स्मोक है उसे भी ऊपर की तरफ स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है, ऊपर की तरफ ले जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एयर अराउंड फ्लेम बिकम्स हॉट, hot air expands and becomes lighter. The lighter air rises up. Okay, हुआ क्लियर कि ये जो इंसेंस का स्मोक है ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही नहीं कि विंड क्यों चल रही है, हवा क्यों चल रही है, इसका आंसर तो हमें मिला ही नहीं। हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया बट हमें इसका आंसर तो मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, हमें आंसर नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल चुका है। और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हॉट एयर इज लाइटर सो राइजेज अप। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमें यूज आएगा, तो इसे एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए कि जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है, इसलिए ऊपर की तरफ मूव करती है। ये हमने कंप्लीट किया है हमारा एक एक्सपेरिमेंट। अब विंड क्यों चलती है, एयर का मूवमेंट क्यों होता है, इसे समझने से पहले हम यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट में हम 2 बीकर्स लेंगे, जिनमें से एक बीकर में हम वाटर फिल करेंगे और सेकंड बीकर में हम सॉइल और सैंड फिल करेंगे। और फिर इन दोनों बीकर्स को हम सनलाइट में रख देंगे ताकि ये दोनों बीकर्स हॉट हो सकें या फिर गर्म हो सकें। ओके, और जब हम इन दोनों बीकर्स को सनलाइट में रखेंगे उसके बाद हम इन दोनों की रीडिंग्स नोट करेंगे। कब, आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर हम इन दोनों की रीडिंग्स नोट करेंगे, और वो भी कैसे, बाय थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के थ्रू हम इन दोनों की रीडिंग्स नोट करेंगे। राइट, तो जब हम इन दोनों में थर्मामीटर पुट करेंगे तब हम देखेंगे कि इन दोनों थर्मामीटर्स में रीडिंग हाई है। इट मीन्स ये दोनों बीकर्स हॉट हो चुके हैं। लेकिन जब हम इन दोनों की रीडिंग्स चेक करेंगे सेपरेटली तो हम नोटिस करेंगे कि सैंड वाले बीकर में जो थर्मामीटर है उसमें रीडिंग काफी हाई है। किसके कंपेयर में, वाटर वाले बीकर में जो थर्मामीटर है उसके कंपेयर में। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों हॉट तो हैं, लेकिन इन दोनों में से हॉटर कौन है, सॉइल और सैंड। ये क्या है, ये है हॉटर। इट मीन्स जब हम वाटर और सैंड को सनलाइट में रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो सॉइल और सैंड ज्यादा हॉट होती हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने निकाला है, सैंड बिकम्स हॉटर देन वाटर अंडर सन। अब हमने यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म हो गया है, बल्कि पिक्चर अभी बाकी है। ये वाला पार्ट है इंटरवल से पहले वाला पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे इंटरवल के बाद का पार्ट, मीन्स इस एक्सपेरिमेंट का सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट में हमने इन दोनों बीकर्स को
ट्री शेड में रखा है। क्यों? क्योंकि धूप में रखे रखे बहुत गर्म हो गए थे। अब हम इन्हें कूल करना चाहते हैं, इसलिए हमने अब इन दोनों बीकर्स को ट्री शेड में रख दिया है। और ट्री शेड में हमने इन्हें रख दिया है, तो इसका मतलब हम अगेन जब ये दोनों कूल हो जाएंगे तब इनकी रीडिंग्स नोट करेंगे। तो अगेन हम एक टाइम फिक्स करते हैं। हम इन दोनों की रीडिंग्स नोट करेंगे कब? आफ्टर 1 आवर। और कैसे करेंगे? अगेन वाया थर्मामीटर। इन दोनों बीकर्स में थर्मामीटर रखने के बाद हमें नोट करेंगे कि अब ये दोनों बीकर्स कूल हो चुके हैं। मीन्स जो वाटर है और जो सैंड है वो कूल हो चुकी है। लेकिन जब हम रीडिंग्स नोट करेंगे दोनों थर्मामीटर्स की, तब हम नोट करेंगे कि वाटर वाले में जो थर्मामीटर है उसमें जो रीडिंग है वो ज्यादा है। किसके कंपेयर में? सॉइल और सैंड वाले बीकर में जो थर्मामीटर है उसके कंपेयर में। इट मीन्स ये दोनों कोल्ड तो हैं, लेकिन सॉइल वाले बीकर के थर्मामीटर में रीडिंग बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए जो सैंड है वो कोल्डर है और वाटर ओनली कोल्ड है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला है? यहां से कंक्लूजन निकला है कि सैंड बिकम्स मच कोल्डर देन वाटर। सैंड ज्यादा कोल्ड होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो यहां से हमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, और वो क्या है? सैंड बिकम्स हॉटर देन वाटर ऑन द सन एंड सैंड बिकम्स मच कोल्डर देन वाटर। मतलब हम जब भी सैंड और वाटर की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सैंड ज्यादा हॉट होती है और ज्यादा कोल्ड होती है वाटर के कंपेयर में। ओके, नाउ अभी तक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, एक कैंडल वाला और एक सैंड एंड वाटर वाला। और इन दोनों में से हमने 2 मेन कंक्लूजन्स निकाले हैं, और वो 2 मेन कंक्लूजन्स कौन कौन से हैं उन्हें एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है हॉट एयर इज लाइटर सो राइजेज अप, एंड सेकंड कंक्लूजन है सैंड बिकम्स हॉटर और कोल्डर सून एज कंपेयर्ड टू वाटर। हॉट एयर लाइट होती है इसलिए ऊपर की तरफ मूव करती है, और सैंड हॉट और कोल्ड दोनों ही ज्यादा जल्दी होती है एज कंपेयर टू वाटर। नाउ अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दोनों कंक्लूजन हमें हेल्प करेंगे मूवमेंट ऑफ एयर को समझने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कोस्टल रीजन्स का। कोस्टल रीजन्स कौन से होते हैं? जो नदी किनारे, सागर किनारे जो रीजन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोस्टल रीजन्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या हैं? कोस्टल रीजन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? डे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, यहाँ पे डे टाइम में जो मूवमेंट होता है एयर का वो कैसे होता है? सी टू लैंड। डे टाइम में जो एयर का मूवमेंट होता है कोस्टल रीजन्स में वो सी टू लैंड होता है, लेकिन नाइट में इसका अपोजिट होता है, मतलब लैंड टू सी। क्या हो रहा है यहाँ पे? डे टाइम में सी टू लैंड एयर मूव कर रही है और नाइट में लैंड टू सी एयर मूव कर रही है। लेकिन अभी भी हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि एयर मूव क्यों कर रही है, ये विंड क्यों चल रही है, एयर का मूवमेंट क्यों हो रहा है। क्या हमें इसका आंसर मिला? नहीं मिला। हमने 2 एक्सपेरिमेंट देख लिए, एग्जाम्पल देख लिया, फिर भी हमें आंसर नहीं मिला। लेकिन अब मिलेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब हमें हमारे हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये देखिए कोस्टल रीजन्स में दिन में क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है? जब सनलाइट होती है तो वाटर और लैंड दोनों हॉट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में किया था,
एक बीकर में वाटर और एक बीकर में सैंड रख के उसे धूप में रख दिया था ताकि वो हॉट हो सके। तो वही चीज कोस्टल रीजन्स में होती है। डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और लैंड दोनों हॉट होने स्टार्ट होते हैं। राइट, अब याद कीजिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था वो क्या था? सैंड बिकम्स हॉटर देन वाटर। सैंड ज्यादा हॉट होती है वाटर के कंपेयर में। तो जब ये दोनों हॉट होंगे तो हॉटर कौन होगा? लैंड। लैंड कैसी होगी? हॉटर, क्योंकि लैंड अल्टीमेटली किससे बनी हुई है? सैंड से और सॉइल से। तो वाटर और लैंड में से ज्यादा हॉट कौन होगा? लैंड। और वाटर कैसा होगा? हॉट। अब देखिए, हमें पता है, हम जानते हैं कि जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होती है? हवा होती है, एयर होती है। एयर हर जगह होती है। इट मीन्स वाटर और लैंड के ऊपर भी एयर होगी। अब जो इन दोनों के ऊपर एयर है उनका टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग होगा? वाटर और लैंड के अकॉर्डिंग होगा। जो वाटर के ऊपर एयर है उसका टेम्परेचर वाटर के अकॉर्डिंग होगा। जो लैंड के ऊपर एयर है उसका टेम्परेचर लैंड के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो लैंड हॉटर है तो इसके ऊपर जो एयर है वो भी कैसी होगी? हॉटर होगी। सिमिलरली वाटर हॉट है तो इसके ऊपर की एयर कैसी होगी? सिंपली हॉट होगी। मीन्स लैंड के ऊपर जो एयर है उसके कंपेयर में कोल्ड होगी। अब याद कीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। हॉट एयर इज लाइटर सो राइजेज अप। हॉट एयर लाइट होती है इसलिए ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इन दोनों में से हॉट एयर कौन सी है? ये वाली। तो ये वाली किधर मूव करेगी? ऊपर की तरफ मूव करेगी ये वाली एयर। तो जब ये एयर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी तो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की एयर तो ऊपर की तरफ मूव कर गई है। लेकिन यहाँ पे तो एयर कहीं पे भी मूव नहीं करी, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कैसा रहेगा? हाई रहेगा। यहाँ पे एयर का प्रेशर हाई रहेगा और यहाँ पे कम रहेगा। अब देखिए, ये कुदरत का नियम है कि जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई टू लो। चाहे आप वाटर का मूवमेंट देखिए, चाहे एयर का मूवमेंट देखिए, जितने भी मूवमेंट होते हैं वो हाई से लो की तरफ होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एयर का प्रेशर लो है और यहाँ पे एयर का प्रेशर हाई है। तो ये वाली एयर किधर की तरफ मूव करेगी? इधर की तरफ मूव करेगी। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ एयर। क्या हो रहा है यहाँ पे? एयर का मूवमेंट हो रहा है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है और उसे हम क्या कहते हैं? विंड। यहाँ पे विंड ब्लो हो रही है। नाउ यहाँ पे मैं एक टेक्निकल टर्म यूज करूंगी, सी ब्रीज। और इसका मीनिंग क्या होता है? जब एयर का मूवमेंट वाटर टू लैंड की तरफ होता है कोस्टल रीजन्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज। और ये सी ब्रीज कब होती है? ड्यूरिंग डे। डे टाइम में ये सी ब्रीज होती हैं। राइट, तो ये तो हुई डे की बात। हमें पता चल गया कि दिन में जो एयर का मूवमेंट होता है वो वाटर टू लैंड होता है और क्यों होता है। बट नाइट में क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। नाइट में जब सन चला जाता है और मून आ जाता है तब क्या होता है? ये दोनों कूल होने स्टार्ट हो जाते हैं। कूल होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि जिसकी वजह से ये दोनों हॉट हो रहे थे वो सोर्स चला गया, तो फाइनली कूल होने स्टार्ट होंगे। अब देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट का जो सेकंड कंक्लूजन था वो क्या था? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सैंड बिकम्स कोल्डर देन वाटर। जो सैंड है वो ज्यादा कोल्ड होती है वाटर के कंपेयर में। तो यहाँ पे लैंड है, सैंड की बनी होती है। राइट, तो यहाँ पे वाटर और लैंड में से कौन ज्यादा कोल्डर होगा? ये लैंड।
लैंड कैसी होगी, कोल्डर होगी, और वाटर हॉट होगा लैंड के कंपेयर में। तो अब देखिए वाटर और लैंड दोनों के ऊपर जो एयर है उनमें से कौन सी वाली हॉट होगी, जो एयर वाटर के ऊपर है वो होगी हॉट, और जो एयर लैंड के ऊपर है वो कैसी होगी, कोल्ड। तो अब कौन सी वाली एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, अब वाटर के ऊपर वाली एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब ये एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एयर थी वो तो ऊपर उड़ गई, आसमान में चली गई, तो यहाँ का प्रेशर तो कम हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर हाई है, क्योंकि यहाँ की एयर अभी कहीं पे भी मूव नहीं करी है, अभी यहीं पे ही है। तो अब यहाँ पे प्रेशर हाई है और यहाँ पे प्रेशर लो है, तो मूवमेंट कैसे होगा, हाई टू लो। कैसे होगा एयर का मूवमेंट, हाई टू लो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेन मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड चल रही है, हवा चल रही है। अब यहाँ पे भी हम एक और टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, लैंड ब्रीज। और लैंड ब्रीज का मीनिंग क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ एयर लैंड टू सी होता है तब जो हवा चलती है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो डे टाइम में कौन सा ब्रीज होता है, सी ब्रीज, और नाइट टाइम में लैंड ब्रीज। ओके, तो अब आपको क्लियर हुआ कि मूवमेंट ऑफ एयर क्यों हो रहा है, क्या रीजन है मूवमेंट ऑफ एयर का। द मेन रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ एयर इज अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग की वजह से एयर का मूवमेंट होता है कोस्टल रीजन्स में। ओके, कोस्टल रीजन्स में एयर का मूवमेंट होता है क्योंकि अनइवन हीटिंग होती है। लैंड और वाटर दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हीट होते हैं एट अ टाइम। एक टाइम पे दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, राइट। अब आपके माइंड में अगेन क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि ये तो कोस्टल रीजन्स में हवा चल रही है, ये तो कोस्टल रीजन्स में हवा चल रही है, लेकिन जहां पे कोस्टल रीजन्स नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, जहां पे कोस्टल रीजन्स नहीं होते हैं वहां पे एयर का मूवमेंट कैसे होता है, वहां पे विंड कैसे चलती है। तो बच्चों रीजन सेम है, अनइवन हीटिंग। क्या रीजन है, अनइवन हीटिंग। कैसे, देखिए हम अभी तो हमने केवल कोस्टल रीजन्स की बात की थी, अब हम पूरी की पूरी अर्थ की बात करेंगे। पूरी अर्थ पे विंड कैसे चलती है, एयर का मूवमेंट कैसे होता है। देखिए बच्चों, आप सबको पता होगा कि हमारी अर्थ का जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन है वो कौन सा होता है, इक्वेटर। इक्वेटर हमारी अर्थ का हॉटेस्ट रीजन होता है, और ये जो पोल्स हैं ये हमारी अर्थ के कोल्डेस्ट रीजन होते हैं, राइट। इनसे ज्यादा कोल्ड और कहीं पे भी नहीं होती अर्थ पे, और इक्वेटर से ज्यादा हॉट कोई भी रीजन नहीं होता है अर्थ पे। तो अब देखिए इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में जितनी भी एयर होगी उसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। इक्वेटर के आसपास जितनी भी एयर होगी वो भी कैसी होगी, हॉटेस्ट होगी। और अब याद कीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, हॉट एयर लाइट होती है इसलिए ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये वाली जो एयर है इक्वेटर के पास की जो एयर है ये किधर की तरफ मूव करेगी, आसमान में ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, क्योंकि ये जो एयर है ये हॉट है, हॉट एयर है इसलिए लाइट है, इसलिए ये ऊपर की तरफ आसमान में ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। अब आइए पोल्स पे। पोल्स जो है वो कोल्डेस्ट पार्ट है, तो इट मीन्स इनके आसपास, पोल्स के आसपास जितनी भी एयर है वो कैसी होगी, वो भी कोल्डेस्ट होगी, सबसे ज्यादा कोल्ड होगी, राइट।
और यहाँ पे एयर का प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, और यहाँ से तो एयर ऊपर उड़ गई है तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। तो अब मूवमेंट कैसे होगा, मूवमेंट, पोल टू इक्वेटर, कैसे मूव करेगी एयर, पोल टू इक्वेटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगेन मूवमेंट ऑफ एयर, अगेन विंड चल रही है, हवा चल रही है, पोल टू इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे भी सेम रीजन है, विंड ब्लोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के डिफरेंट रीजन्स की अनइवन हीटिंग की वजह से हवा चल रही है। Now we discuss about the factors affecting direction of wind. विंड के डायरेक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ये अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट रीजन्स की वजह से विंड चलती है। लेकिन ये एक रीजन है जो विंड की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। कैसे, अभी तक हमने जो मूवमेंट देखा है एयर का वो कैसे हो रहा है, फ्रॉम कोल्ड एनवायरनमेंट टू हॉट एनवायरनमेंट। जितना भी मूवमेंट हो रहा है एयर का अभी तक हमने क्या देखा है, कोल्ड एनवायरनमेंट से हॉट एनवायरनमेंट की तरफ हो रहा है। तो ये जो अनइवन हीटिंग है ये डिसाइड कर रही है विंड के डायरेक्शन को। नाउ सेकंड फैक्टर, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन जो होता है अर्थ का वो भी एक फैक्टर है जो विंड के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। कैसे, ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वो भी एक फैक्टर है जो हमारी विंड के डायरेक्शन को डिसाइड करती है। नाउ द लास्ट फैक्टर इज माउंटेन्स इन द पाथ ऑफ विंड। जो माउंटेन्स होते हैं विंड के पाथ में वो भी विंड के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। कैसे, ये देखिए, ये एक माउंटेन है और विंड आ रही है, यहां से विंड आ रही है। तो ये जो विंड आ रही है ये किससे टकराएगी, ये विंड इस माउंटेन से। तो जब ये विंड इस माउंटेन से टकराएगी तो इस माउंटेन को तो क्रॉस नहीं कर सकती, तो क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। तो यहाँ पे जो ये माउंटेन है ये भी विंड के डायरेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, विंड के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, राइट। तो ये थे फैक्टर्स जो विंड के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट, अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट रीजन्स। सेकंड, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। थर्ड, माउंटेन्स इन द पाथ ऑफ विंड। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ एयर इज रेन। रेन कैसे होती है, बारिश क्यों होती है? इट रेन्स ड्यू टू वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। बारिश इसलिए होती है क्योंकि वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि ये वाटर वेपर्स एयर में कहां से आए? ठीक है, माना एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, बट कहां से आई ये वाटर वेपर्स? तो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे कुछ मेजर रिसोर्सेज फ्रॉम विच water vapors comes into air. First, heating of water bodies. जब water bodies heat होती हैं सनलाइट में, जब ये water bodies heat होती है तो क्या होता है, evaporation होता है। और evaporation में क्या होता है, जो water है वो water vapors में convert होता है और फिर ये जो water vapors हैं ये एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो कैसे आ रहे हैं water vapors एयर में? By हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। और ये मेजर रिसोर्स है, मेजर सोर्स है जिसके थ्रू वाटर वेपर्स एयर में आते हैं।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू सन वाटर बिकम्स हॉट एंड देन दिस हॉट वाटर becomes water vapor and mixes with air. Now, second resource of water vapor is sweating by animals. Animals में जो sweating होती है वो भी एक resource है जिसके थ्रू water vapors air में आते हैं. कैसे? जब sweating होती है तो बॉडी में से क्या बाहर आता है, वाटर बाहर आता है और फिर ये वाटर इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑन स्वेटिंग वाटर कम्स आउट ऑफ बॉडी एंड दिस वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर. ओके, नाउ थर्ड सोर्स ऑफ वाटर वेपर इज ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन. ये आपने शायद पहले डिस्कस किया होगा कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में वाटर रिलीज करते हैं. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लांट्स रिलीजेस वाटर इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. प्लांट्स वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में. ओके, बट क्या वाटर वेपर्स के एयर में आ जाने से रेन हो जाती है, कि बस ये वाटर वेपर्स एयर में पहुंचे और बारिश हो गई? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो फिर हम कब कहते हैं कि आज बारिश होने वाली है? जब हम आसमान में क्लाउड्स देखते हैं. क्या देखते हैं? क्लाउड्स देखते हैं. राइट, जब हम आसमान में क्लाउड्स देखते हैं तब हम कहते हैं कि आज बारिश होने वाली है. इसका मतलब ये जो वाटर वेपर्स हैं ये ऊपर आसमान में जाके क्लाउड्स फॉर्म करते होंगे. हाउ, कैसे? ये वाटर वेपर्स क्लाउड्स कैसे फॉर्म करते हैं? क्या आपके पास इसका जवाब है? नहीं, बट हमारे पास हर क्वेश्चन का आंसर है और इसका आंसर है एन एक्सपेरिमेंट. An experiment to understand cloud formation. और इस एक्सपेरिमेंट में हम एक स्क्विजेबल बोतल लेंगे जिसमें वाटर फिल है वो भी हाफ, और फिर इस बोतल को हम सनलाइट में रखेंगे. किस में रखेंगे? सनलाइट में. राइट, नाउ इस बोतल को सनलाइट में रखने के कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो वाटर है ये हीट होगा, और जब ये हीट होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? वाटर वेपर्स में. इट मीन्स अब इस स्क्विजेबल बोतल में क्या है? वाटर है और वाटर वेपर्स हैं. राइट, नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बोतल का कैप खोलेंगे और उसके बाद हम एक इंसेंस लेके आएंगे और उसका धुआं, उसका स्मोक इस बोतल के अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर फटाफट से इस बोतल का कैप क्लोज कर देंगे. नाउ ये जो प्रोसेस है बोतल का कैप ओपन करके उसमें इंसेंस डालना और फिर वापस से उसको क्लोज करना, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होना चाहिए ताकि जो ये वाटर वेपर्स हैं ये एस्केप ना करें. नाउ अब इस बोतल में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर वेपर्स प्लस स्मोक. क्या प्रेजेंट होगा? वाटर वेपर्स प्लस स्मोक. वाटर वेपर्स यहां से आए और स्मोक यहां से आई. अब इसके बाद ये जो बोतल है इसको हम फुल फोर्स के साथ स्क्वीज करेंगे, प्रेस करेंगे. ओके, नाउ जब हम इस बोतल को फुल फोर्स के साथ प्रेस करेंगे, स्क्वीज करेंगे, तो हम नोटिस करेंगे कि इस बोतल में यहां पे कुछ फॉग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. क्या हो रहा है? फॉग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. और ये फॉग लाइक स्ट्रक्चर अल्टीमेटली क्या है? क्लाउड्स. क्या है?
क्लाउड्स, राइट। तो फाइनली हमारे पास क्या है, एक बोतल में क्लाउड्स हैं। नाउ इस बोतल को स्क्वीज करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस बोतल में क्लाउड्स फॉर्म हो गए? ऐसा क्या चेंज हुआ? क्या आपको पता है? नहीं पता तो देखिए, जब हमने इस बोतल को स्क्वीज किया तो इस बोतल में जो प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ, राइट। इसका मतलब इस बोतल में लो प्रेशर था और इस बोतल में हाई प्रेशर हो गया, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, सिस्टम कूल होता है। मीन्स हाई प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू कूलिंग। प्रेशर इंक्रीज करने पे कूलिंग क्यों होती है ये आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम कूल होता है, राइट। इट मीन्स यहाँ पे जब हमने इस बोतल को स्क्वीज किया तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ, हाई हुआ, और उसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है ये कूल हो गया, राइट। नाउ इस बोतल में क्या क्या प्रेजेंट है वाटर के अलावा? वाटर वेपर्स और स्मोक पार्टिकल्स, राइट। स्मोक पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो जब वाटर वेपर्स कूल होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? लिक्विड वाटर, राइट। जब वाटर वेपर्स कूल होते हैं तो वो लिक्विड वाटर फॉर्म करते हैं। इट मीन्स इस बोतल में जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो सभी कूल हो गए होंगे और कूल होने के बाद इस वाटर में मिक्स हो गए होंगे। यस और नो? नो। व्हाई? भाई जब हमने कहा कि जब वाटर वेपर्स कूल होते हैं तो वो लिक्विड वाटर फॉर्म करते हैं, तो इसमें भी जितने वाटर वेपर्स होंगे वो कूल होने के बाद वापस से वाटर में कन्वर्ट होंगे और इस वाटर में मिक्स हो जाएंगे। यही तो होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये मत भूलिए कि इस बोतल में स्मोक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। स्मॉल 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 स्मोक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और इनके प्रेजेंट होने की वजह से ही ये जो वाटर वेपर्स कूल होने के बाद लिक्विड वाटर फॉर्म करते हैं ये इस वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। तो इस वाटर में मिक्स नहीं होते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो देखिए, जब ये वाटर वेपर्स कूल होके लिक्विड वाटर फॉर्म करते हैं तो ये जो स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये इन स्मोक पार्टिकल्स को कवर कर लेते हैं। क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? स्मॉल 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 ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म होती हैं तो ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होती हैं, ये यहीं पे ऊपर रह जाती हैं और फॉग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। नाउ यहाँ पे ये जो स्मोक पार्टिकल्स हैं जिनके चारों तरफ वाटर की लेयर प्रेजेंट है, उन स्मॉल स्मोक पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं इनमें जो स्मोक पार्टिकल्स हैं वो एज ए न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम इस बोतल को वापस से नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इस बोतल को वापस से नॉर्मल शेप में करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा? हीट होगा, राइट। क्योंकि अगर हाई प्रेशर कूलिंग के इक्विवेलेंट है तो लो प्रेशर हीटिंग के इक्विवेलेंट है।
तो ये जो पूरा सिस्टम है ये हीट होगा, और जब ये अगेन हीट होगा तो ये जो लिक्विड वाटर है ये वापस से वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और इसीलिए जो ये फॉग लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्लाउड्स हैं इसमें, वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, राइट। अब अगेन इस बोतल को वापस से स्क्वीज करते हैं, तो जब हम इस बोतल को वापस से स्क्वीज करेंगे तो ये वापस से पूरा सिस्टम कूल होगा और वापस से इसमें क्लाउड्स फॉर्म होंगे, राइट। नाउ अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में ये वाला स्टेप खत्म कर दें, मीन्स ये वाला स्टेप करें ही नहीं, तो क्या होगा, इस बोतल में ओनली वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, और ओनली वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो जब हम इस बोतल को स्क्वीज करेंगे तो ये वाटर वेपर्स कूल होके वापस इस वाटर में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं है जिसको ये कवर करें। तो यहाँ पे हमें कोई भी फॉग लाइक स्ट्रक्चर अपियर नहीं होगा। इट मीन्स फॉग लाइक स्ट्रक्चर के लिए या क्लाउड्स फॉर्मेशन के लिए स्मोक पार्टिकल्स का होना कंपलसरी है। ओके, तो अब देखिए, हमने देखा था कि जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है हीट होने के बाद, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। सिमिलरली जब वाटर वेपर्स कूल होने के बाद वाटर में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ओके, तो हुआ क्लियर कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमने एप्लीकेशंस ऑफ एयर में क्या क्या एप्लीकेशंस देखी एयर की। एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, विंड एंड रेन। तो चलिए एट लास्ट हम इन चारों एप्लीकेशंस को थोड़ा सा ब्रीफ में और रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग में क्या देखा था हमने, एयर इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। कैसे, जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी में कौन सा प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। और ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एयर, क्योंकि एयर में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। सो वी कैन से एयर इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। एयर के बिना हम लाइफ के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या देखा था हमने ब्रीथिंग में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये देखा था हमने। और द कंपोजिशन ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो यूनिक कंपोजिशन होती है एयर की, उसी की वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये भी हमने देखा था। और इसके साथ में हमने एग्जाम्पल्स में वीनस एंड मार्स का जो एग्जाम्पल था वो डिस्कस किया था। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन क्या देखी थी हमने, क्लाइमेट कंट्रोल। और क्लाइमेट कंट्रोल में क्या देखा था, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर बैड कंडक्टर होती है हीट के लिए, हीट को कंडक्ट नहीं करती है इजीली। और क्या देखा था इसमें, द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डेलाइट आवर्स। क्योंकि एयर हीट के लिए बैड कंडक्टर होती है, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर होता है वो प्रिवेंट करता है टेम्परेचर को इंक्रीज होने से। कब, ड्यूरिंग डेलाइट आवर्स, दिन में। और रात में क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। नाइट में जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी की पूरी हीट को एस्केप नहीं होने देता आउटर स्पेस में। तो देखिए, एयर बैड कंडक्टर होता है हीट का, इसीलिए ना तो अर्थ सरफेस पे कंप्लीट हीट जो सन से आती है, कंप्लीट हीट को ना तो अर्थ तक
आने देता है और ना ही जो हीट अर्थ सरफेस पे है उसको इजीली आउटर स्पेस में जाने देता है। तो जो एयर है वो क्लाइमेट कंट्रोल में भी हेल्प करती है। थर्ड एप्लीकेशन क्या देखी थी हमने? विंड। और विंड में क्या देखा था? विंड क्या होती है? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं विंड। और क्या देखा था हमने विंड में? विंड ब्लोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। विंड क्यों चलती है? हवा क्यों चलती है? बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग की वजह से, डिफरेंट रीजन्स की अनइवन हीटिंग की वजह से हवा चलती है, विंड ब्लो करती है। और क्या देखा था हमने इसमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग डायरेक्शन ऑफ विंड। फैक्टर्स देखे थे कौन से? जो विंड के डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स थे वो? फर्स्ट अनइवन हीटिंग, सेकंड रोटेशन ऑफ अर्थ एंड थर्ड माउंटेन्स इन द पाथ ऑफ विंड। एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एयर क्या देखी थी हमने? रेन। और रेन में क्या देखा था? व्हेन water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into the air. जब water bodies heat होती हैं डे टाइम में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में water evaporate होता है और एयर में चला जाता है। और क्या देखा था? The hot air rises up carrying the water vapors with it. जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है और अपने साथ वाटर वेपर्स को भी ले जाती है। देन एज द एयर राइजेज इट एक्सपेंड्स एंड कूल्स। जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ मूव करती है वो एक्सपेंड होती है और कूल हो जाती है। और जब एयर कूल होती है उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन किसका होता है? वाटर वेपर्स का। किसका कंडेंसेशन होता है? वाटर वेपर्स का। और जब वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो वाटर वेपर हैं वो कंडेंस होते हैं एयर में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं ये ग्रो होती हैं और when the drops have grown big and heavy they fall down in the form of rain. जब ये ड्रॉपलेट्स ग्रो हो जाती हैं, बिग हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं तो ये अर्थ पे आ जाती हैं रेन की फॉर्म में। उसके बाद हमने रेन में एक और चीज डिस्कस की थी, हेल्स एंड स्नोफॉल। हेल्स एंड स्नोफॉल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन किसका होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स का। कब होता है, क्यों होता है? देखिए, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज वेरी लो then precipitation of water droplets occurs in the form of hails or snow. जब टेम्परेचर बहुत कम होता है एयर का तब जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका प्रेसिपिटेशन होता है। और किस फॉर्म में होता है प्रेसिपिटेशन? हेल्स और स्नो की फॉर्म में। राइट? तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंप्लीट। और एप्लीकेशंस ऑफ एयर डिस्कस करने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, एयर बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। हम एयर के बिना अपनी लाइफ के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, जो हमारी नेचुरल फ्रेंड है एयर, ये आज पॉल्यूट होती जा रही है। और वो भी किसकी वजह से? हमारी वजह से। और इसलिए जहां हम पहले ओनली एप्लीकेशंस ऑफ एयर डिस्कस किया करते थे, आज हमें एयर पॉल्यूशन भी डिस्कस करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले हम आंसर ढूंढेंगे अपने इस क्वेश्चन का, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन क्या है?
तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले तो हम देखें कि एयर की कंपोजिशन क्या देखी थी हमने। क्या है एयर की कंपोजिशन? एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? हमारी जो एयर है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर गैसेस प्रेजेंट हैं। लेकिन एयर में जब इन गैसेस के अलावा, इन डिफरेंट गैसेस के अलावा कुछ ऐसी गैसेस आ जाती हैं जो हार्मफुल होती हैं। कैसी होती हैं? हार्मफुल होती हैं फॉर लाइफ के लिए हार्मफुल होती हैं। जब वो गैसेस एयर में ऐड हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रही है। तो एयर पॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स, etc. to atmosphere is known as air pollution. हार्मफुल गैसेस का जब एडिशन हो जाता है एयर में, एटमॉस्फेयर में जब हार्मफुल गैसेस का एडिशन हो जाता है तब हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। बट अगेन देयर इज अ क्वेश्चन कि ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये कैसे ऐड हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, कहां से आ रही हैं? हाउ एयर पॉल्यूशन अकर्स? एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, बट हम यहाँ पे कुछ मेजर रीजंस डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फर्स्ट रीजन है स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से जो स्मोक रिलीज होती है वो एयर पॉल्यूशन कॉज करती है। क्यों? देखिए यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज हैं और इनसे ये स्मोक रिलीज हो रही है और हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्मोक है इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो इन स्मोक्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है? ये जो स्मोक है इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ये कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो जब ये ऐड होंगे एयर में तो क्या कॉज करेंगे? एयर पॉल्यूशन। हुआ क्लियर कि जो स्मोक इंडस्ट्री से रिलीज हो रही है वो एयर पॉल्यूशन कैसे कर रही है? क्योंकि उन स्मोक्स में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं लाइफ के लिए जब एयर में ऐड हो जाते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट रीजन है स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल्स में से जो स्मोक रिलीज होती है वो भी एयर पॉल्यूशन कॉज करती है। कैसे? ये देखिए ये एक व्हीकल है और इसमें से स्मोक रिलीज हो रही है और इस स्मोक में क्या है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये स्मोक क्या करती है? एयर पॉल्यूशन। नाउ थर्ड रीजन है स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग कोल एंड वुड फॉर कुकिंग। विलेजेस में आपने देखा होगा घर में खाना बनाने के लिए वो लोग क्या यूज करते हैं? कोल और वुड। ठीक है, तो ये जो कोल और वुड है जब इन्हें बर्न करते हैं तो इसमें से जो स्मोक रिलीज होती है वो भी एयर पॉल्यूशन कॉज करती है क्योंकि उस स्मोक में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो अगेन हार्मफुल होती है लाइफ के लिए। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है हाउ एयर पॉल्यूशन अकर्स। बट अगेन एक और क्वेश्चन है, हम बार बार कह रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं लाइफ पे। लेकिन वो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं क्या?
वो भी तो हमें चेकआउट करना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये देखिए, ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी एनिमल जब ये इस पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करता है तो उसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक कैंसर, हार्ट अटैक और एलर्जीज। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के लिए हम इन गैसेस को, इस पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करें। विदाउट इनहेल किए भी ये बहुत डैमेज कॉज करती हैं हमारी हेल्थ पे, लाइक स्किन एलर्जीज, स्किन कैंसर, इरिटेशन ऑफ आईज। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं? बाय इनहेलिंग लंग कैंसर, हार्ट अटैक एंड एलर्जी, एंड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन कैंसर एंड स्किन एलर्जी। ये मेजर हार्मफुल इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का ह्यूमन बीइंग्स पे। नाउ सेकंड इफेक्ट है लो विजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे जो बिग सिटीज होती हैं, बिग टाउन्स होती हैं, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, वहां पे सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है जैसे इस फोटो में हमें दिखाई दे रही है। और इस फोटो में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो विजिबिलिटी है, जो इन्वायरमेंट की विजिबिलिटी है, वो लो है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर में जो स्मोक प्रेजेंट है उसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट हैं। और ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये एनवायरमेंट में विजिबिलिटी को कम करते हैं, लो करते हैं। ये तो हुई नॉर्मल डेज की बात। लेकिन विंटर्स में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि विंटर्स में फॉग तो होता ही है, लेकिन जहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे ये फॉग एयर में जो स्मोक प्रेजेंट है उससे कंबाइन होता है और एक न्यू फॉर्म बनाता है स्मोक। और ये स्मोक क्या है? ये जस्ट एक कॉम्बिनेशन है फॉग और स्मोक का। और ये जो स्मोक है ये ज्यादा डेंजरस होता है फॉग और स्मोक के कंपेयर में, क्योंकि ये काफी टाइम तक एनवायरनमेंट में रहता है। और एक चीज यहाँ पे नोट कीजिए कि जितना ज्यादा अमाउंट में स्मोक होगा, मीन्स जितना ज्यादा अमाउंट में एयर पॉल्यूशन होगा, उतना ज्यादा अमाउंट में ये स्मोक बनेगा, उतना ज्यादा अमाउंट इस स्मोक का एनवायरमेंट में होगा। सो वी कैन से दैट स्मोक इज अ इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है स्मोक, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट में स्मोक होगा उतना ज्यादा अमाउंट में एयर पॉल्यूशन होगा। तो हम लो विजिबिलिटी में क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स कॉज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड। जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो विजिबिलिटी को कम करते हैं, स्पेशली इन विंटर। विंटर में क्या होता है? व्हेन फॉग इज देयर इट कंबाइंस विद स्मोक, और उसे हम क्या कहते हैं? स्मोक। और ये जो स्मोक है ये विजिबल इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का। नाउ थर्ड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इज एसिड रेन। क्या है एसिड रेन? देखते हैं। ये हमारी लैंड है, अर्थ है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर है। अब क्योंकि हम एयर पॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो एयर है ये कैसी है? पॉल्यूटेड एयर है, तो इसके अंदर हार्मफुल गैसेस होंगी। और उन्हीं में से एक हार्मफुल गैस जिसका मेन रोल होता है एसिड रेन में, वो कौन सी होती है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। कौन सी गैस होती है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। इसका मेन रोल होता है। तो ये जो पॉल्यूटेड एयर है इसमें भी ये गैस प्रेजेंट होगी। जब
झमाझम रेन होती है, वाटर अर्थ पे आता है, तब इस वाटर को इस एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस करना पड़ता है। तो जब ये वाटर इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है तब ये रिएक्ट करता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के साथ, और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एसिड। अब जब ये वाटर अर्थ पे पहुंचता है तो इसके अंदर वाटर तो होता है, नो डाउट वाटर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एसिड भी प्रेजेंट होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। So what is acid rain? Acid rain is the rain that contains acid. Okay? अब हम देखेंगे कि एसिड रेन के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के। The harmful effects of acid rain are it can destroy plants, it can decrease soil fertility and it can erode buildings. ये प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है और बिल्डिंग्स इरोड करती है। और इट कैन इरोड बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग इरोजन है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ताजमहल, क्योंकि जब ताजमहल बना था तब वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बट because of acid rain, just because of acid rain, जो ताजमहल की ब्यूटी है वो कुछ हद तक डिक्रीज हो गई है। Now we discuss about the indicators of air pollution. Indicators क्या होते हैं? ये वो चीजें होती हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडिकेटर्स। फर्स्ट इंडिकेटर है स्मोक। क्या है? स्मोक। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मोक क्या होता है? इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। और हमने वहां पे ये भी देखा था कि ये जो स्मोक है ये क्लियर और विजिबल इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि अगर स्मोक का अमाउंट इंक्रीज होता है इट मीन्स एनवायरमेंट में एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ सेकंड इंडिकेटर इज लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि कई बार ट्रीज जो होते हैं उनकी बार्क पे कुछ ग्रीनिश व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। कैसे? ग्रीनिश व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? लाइकन्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइकन्स एयर पॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो उसका आंसर ये है कि ये जो लाइकन्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। मीन्स जहां पे एयर पॉल्यूशन होता है वहां पे लाइकन्स की ग्रोथ कम होती है और जहां पे एयर पॉल्यूशन कम होता है वहां पे लाइकन्स की ग्रोथ ज्यादा होती है। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे विलेजेस एंड टाउन्स का। विलेजेस में जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो विलेजेस में ट्रीज हैं उनकी बार्क पे लाइकेंस की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है। लेकिन यही चीज जब आप टाउन्स में जाके देखेंगे, बिग सिटीज में, बिग टाउन्स में जाके देखेंगे या फिर ऐसे एरिया में देखेंगे जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं या फिर व्हीकल्स बहुत ज्यादा हैं, मेन रोड्स हैं, वहां पे जाके आप जब देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहां के जो ट्रीज हैं वहां पे लाइकेंस की ग्रोथ बहुत कम है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो विलेजेस हैं वहां पे एयर पॉल्यूशन कम है और जो टाउन्स हैं, जो बिग सिटीज हैं वहां पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि विलेजेस में लाइकेंस की ग्रोथ ज्यादा है और टाउन्स में लाइकेंस की ग्रोथ कम है। तो बच्चों आज ही
अपने अपने एरिया में जाइए और जाके चेक कीजिए सभी ट्रीज को और देखिए कि आपके एरिया में लाइकेंस की ग्रोथ ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि आपके एरिया में एयर पॉल्यूशन कम है। और अगर लाइकेंस की ग्रोथ कम है तो इट इज क्वाइट सीरियस। यू हैव टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, क्योंकि आपके एरिया में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो हम लाइकेंस में क्या लिख सकते हैं? लाइकेंस कैन बी कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द barks of trees as a thin greenish white crust and are very sensitive to air pollution. Means air pollution increases, growth of lichens decreases or vice versa. एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो लाइकेंस की ग्रोथ डिक्रीज होगी, या फिर एयर पॉल्यूशन अगर डिक्रीज होगा तो लाइकेंस की ग्रोथ इंक्रीज होगी। राइट, ये हुआ हमारा फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स एयर कंप्लीट। एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं यहाँ पे एयर का। क्या क्या डिस्कस किया है हमने एयर में? कंपोजिशन ऑफ एयर डिस्कस की है, और कंपोजिशन में क्या डिस्कस किया था कि एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। नाइट्रोजन मेजर पर्सन कवर करता है, ऑक्सीजन सेकंड मेजर पार्ट है एयर का। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ एयर, और क्या क्या एप्लीकेशंस डिस्कस की थी? ब्रीथिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, विंड एंड रेन। देन हमने डिस्कस किया था एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए थे हमने? कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। कॉजेज में क्या क्या देखे थे हमने? स्मोक रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड। इफेक्ट्स में क्या क्या देखे थे? हेल्थ प्रॉब्लम्स, लो विजिबिलिटी एंड एसिड रेन। देन इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे हमने? स्मोक एंड लाइकेंस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।